हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम कार्बन, उसके बाद में उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। ये न्यूक्लियस होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद में सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए अपना जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसको कंप्लीटली फिल्ड करना होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड कोई भी एलिमेंट अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसको टेट्रावेलेंट फोर्स या टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि वो एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो कार्बन होगा वो भी एक टेट्रावेलेंसी शो करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, ठीक है। आप बोल सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेन देन यहाँ पे होता है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं। तो कार्बन एक, या पूरे के पूरे इस चैप्टर में हम कार्बन को एक तरीके से नॉन मेटल की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन मेटल की तरह इसको ट्रीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अकरेंस ऑफ द कार्बन। कार्बन की अकरेंस से कि कार्बन कैसे मिलता कैसे है। तो देखिए, जो कार्बन होता है वो 2 तरीके से मिलता है। नंबर 1 फ्री स्टेट में मिलता है, नंबर 2 कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री स्टेट में कैसे मिलता है। देखिए, जो फ्री स्टेट में मिलने का मतलब है, उसका मतलब है कि कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्डेड हो, कार्बन के अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट, ठीक है। तो फ्री स्टेट में मिलता है और दूसरा कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री स्टेट की, ओके। तो फ्री स्टेट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, जो फ्री स्टेट में मिलने का जो तरीका है कार्बन का, वो 3 फॉर्म में मिलता है। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बकमिस्टर फ्लोरीन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन जो मैंने नाम लिया वो कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। अरे कार्बन की अलग अलग अरेंजमेंट होती है तीनों के अंदर। होते कार्बन ही है, सब में होता कार्बन ही है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो कार्बन की अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग है, वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे डायमंड में आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ग्रेफाइट में हम देखेंगे कुछ अलग तरीके से होती है, और बकमिस्टर फ्लोरीन में कुछ अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक खास बात होती है कि यहाँ पे कार्बन के अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली कार्बन विल बी प्रेजेंट हेयर। सो ये फ्री स्टेट आप बोल सकते हो कि ये डायमंड, बकमिस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट इज़ अ फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बने होते हैं। लेकिन फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होने की वजह से इनको एक नाम दिया जाता है। वो नाम होता है एलोट्रॉप, ठीक है। तो मतलब कि डायमंड को, ग्रेफाइट को और बकमिस्टर फ्लोरीन को आप बोल सकते हो कि कार्बन की फिजिकल फॉर्म्स अलग होने की वजह से ये कार्बन के क्या होंगे? एलोट्रॉप्स होंगे। तो आप बोल सकते हो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स, ठीक है। एलोट्रॉप। तो डायमंड एक क्या है? डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है। तो आप एलोट्रॉप की अगर डेफिनेशन बोलूँ तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज द एलोट्रॉप। अरेंजमेंट अगर किसी भी एलिमेंट का अलग अलग हो लेकिन एलिमेंट सेम ही हो, जैसे कि डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, और बकमिस्टर फ्लोरीन जो हम पढ़ेंगे उसमें भी कार्बन होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये एलोट्रॉप भी होते हैं। तो फ्री स्टेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिले और कुछ ना मिले। तो पहला जो है वो है आपका डायमंड। तो डायमंड के बारे में देखते हैं। तो डायमंड एक क्या है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। सबको पता है डायमंड एक कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर देखूँ, कार्बन किस तरीके से अरेंज रहता है डायमंड के अंदर, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस तरीके से अरेंज रहता है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से अरेंज रहता है। ये छोटा सा एक पार्ट है
डायमंड का उसको डायग्राम की फॉर्म में शो किया आपको। तो ये अरेंजमेंट किसका है, कार्बन्स का अरेंजमेंट आपको शो कर रखा है इस डायग्राम के अंदर। तो ये डायमंड इस तरीके से डायमंड के अंदर कार्बन अरेंज्ड रहते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट बोल सकते हो आप कार्बन का। अब बात कर लेते हैं, हमने ये तो कार्बन के अरेंजमेंट की बात करी डायमंड के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है कि डायमंड का बेसिकली यूज़ तो ज्वेलरी के अंदर किया जाता है, लेकिन ग्लास जो होता है आपका, ग्लास को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए डायमंड का यूज़ ग्लास को कट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये बातें होगी डायमंड के बारे में। तो डायमंड के बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है और एलोट्रॉप होता है। दूसरा, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और कलरलेस होता है। तो ये बात, ये एलोट्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप इज नथिंग बट द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ कार्बन। आप बोल सकते हो कार्बन की अलग अलग बॉन्डिंग से बनी हुई अलग अलग चीज़ों को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि एक और एलोट्रॉप भी है, जिसमें भी कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब और कुछ भी नहीं होता है। चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप ही है कार्बन का। तो ये इसमें भी कार्बन सिर्फ कार्बन फ्री स्टेट में ही होता है, कार्बन ही होता है। और इसके अंदर किस तरीके से कार्बन अरेंज रहते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड रहता है। ये हेयर ऑल्सो कार्बन, हेयर ऑल्सो कार्बन, हेयर ऑल्सो कार्बन। तो जो एक कार्बन होगा वो 3 कार्बन से कनेक्ट रहेगा। डायमंड में 4 से होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है यहाँ से, जो कि फ्रिक्वेंटली आपसे पूछी जाएगी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है। अब हर कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाऊंगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्लो करेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। यूजेस अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज़ होता है एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट की तरह कैसे यूज़ होता है, देखिए पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको समझ आएगा। ये एक लेयर है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज़ द सेकंड लेयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर। इस तरीके से लेयर्स में मिलता है आपका ग्रेफाइट। अब लेयर्स के बीच में क्या होता है, बहुत कम गैप होता है। आपको ये पिक्चर में ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत कम होता है। कितना कम होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को ऐसे शो किया जाता है। एंगस्ट्रॉन का बेसिकली मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया ये तो यहाँ पे लेयर्स के फॉर्म में होता है। लेयर्स के बीच में भी स्पेस होता है। अब लेयर्स के बीच में अगर स्पेस होगा तो इजीली ये मूव भी कर पाएंगी, तो इसलिए ये सॉफ्ट होता है। तो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनरी में। पाउडर लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज इसका यूज़ ब्लॉक इलेक्ट्रोड्स के अंदर। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जैसे आपने ड्राई सेल देखा होगा। ड्राई सेल मतलब कि जो घरों में हम सेल यूज़ करते हैं, अगर आप उसको तोड़ के देखोगे तो बीच में एक इलेक्ट्रोड निकलेगा ऐसे। वो भी किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऑलरेडी वी नो। तीसरा जो फंक्शन होता है, तीसरा जो यूज़ होता है इसका, वो होता है पेंसिल बनाने के लिए। पेंसिल आप यूज़ करते हो लिखने के लिए, उस पेंसिल का जो लेड होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये इस तरीके से ग्रेफाइट के यूजेस और ग्रेफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये एक एलोट्रॉप है, ये भी एक एलोट्रॉप है डायमंड की तरह, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बना हुआ। अब मूव करते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की तरफ। ये आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसका जो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो, वो 60 कार्बन से मिलके बना होता है और ये फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, ये कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से ये कार्बन जॉइंटेड रहते हैं। जो एक कितने से मिलके बना होता है, 60 कार्बन से मिलके बना होता है। और 60 कार्बन से मिलके बने होने की वजह से ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डार्क सॉलिड मड की तरह मिलता है, मतलब कि सॉलिड भी और थोड़ा सा मड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूम टेम्परेचर पे, याद रखना है, रूम टेम्परेचर पे मडी स्ट्रक्चर या फिर मडी आपको स्टेट में मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बस आपको ये याद रखना है। ये भी एक एलोट्रॉप ही है और सिर्फ कार्बन ही मिलते हैं इसके अंदर भी। तो ये बातें आपको याद रखने की। यहाँ पे 3 हमने एलोट्रॉप्स पढ़े। एलोट्रॉप्स क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती है, डिफरेंट फिजिकल बॉन्डिंग्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन पढ़ा, उसके पहले हमने ग्रेफाइट पढ़ा, उससे पहले डायमंड पढ़ा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। अभी तक हमने देखा
कि कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है तो कैसे मिलता है। अब हम देखेंगे अगर कार्बन के साथ में कुछ और मिल जाए, जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा। तो हम भी देखेंगे अब कार्बन को कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्टेट में कार्बन किस तरीके से मिलता है। तो एक एक करके देखते हैं कार्बन का कंबाइंड स्टेट। तो देखिए कार्बन मिक्स विद अदर थिंग्स इज नोन एज द कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन, सबको पता है। तो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं जिसको हम कंबाइंड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन के साथ में। उसके बाद में हेलो एल्केन पढ़ेंगे, इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। एल्कोहल्स पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ में हाइड्रोकार्बन से। तो चलिए हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए नाम, देखिए ये है हाइड्रोकार्बन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो और कार्बन, मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो हाइड्रोजन के साथ में मिला होगा, पक्का, ये तो कंफर्म हो गई बात। अब पहले मैं आपको हाइड्रोजन को कार्बन के साथ मिलने का बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये कार्बन है फॉर एग्जांपल, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आया और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आया। तो एक कार्बन का तो पेट 4 हाइड्रोजन से भर जाता है। तो क्या कैसे भरा, देखिए हाइड्रोजन ने कार्बन से बोला कि मैं आपको एक अपना इलेक्ट्रॉन देता हूँ, आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, हम दोनों मिल बांट के खाएंगे तो दोनों का ही पेट भर जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कोवैलेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंसी होगी, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बन को देगा, कार्बन हाइड्रोजन को देगा। कैसे कोवैलेंसी होगी देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कोवैलेंसी होगी, लेट्स सी हियर। ये जो होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही शेल होती है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने भी लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने भी लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो काम हो गया। कार्बन ने बोला कि तुम्हारे एक एक इलेक्ट्रॉन भी मुझे दे दो। तो देखिए कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में हो गया। तो कार्बन का भी काम हो गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन जब मिलते हैं तो कोवैलेंसी बनाता है इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूँ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कि ये तो सिर्फ सिंगल कार्बन की बात की। अगर मैं कार्बन चेन की बात करता हूँ कि एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन हो, जैसे कि 2 हो, 5 हो, तो वो किस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से जुड़ेंगे। देखिए इस तरीके से जुड़ेंगे। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन ले लेता हूँ मैं, चलो। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फ्री ऑर्बिट, बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन के पास भी, हर कार्बन के पास भाई 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन का मेन लक्ष्य क्या है, एम क्या है, अपना 8 पूरा करना। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना कार्बन का लक्ष्य है यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से वो पूरा करता है। एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ, इस कार्बन ने इसके साथ में ये बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक ही इसकी एटॉमिक नंबर और एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। तो देखिए ये इस वाले कार्बन की बात करूँ तो इस वाले कार्बन ने ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अपने, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका भी हो गया। सारे के सारे कोवैलेंट फोर्सेस, कोवैलेंट बोल सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, तो इस तरीके से इस वाले कार्बन ने भी ये अपने 8 पूरे कर लिए। सिमिलरली इस वाले कार्बन ने भी अपने 8 पूरे कर लिए। तो कार्बन के साथ कार्बन ने भी बनाया और हाइड्रोजन ने भी बनाया, तो अपने अपने पूरे कर रहे हैं। फिर इस हाइड्रोजन है, लेट मी चेंज द कलर हियर। इस हाइड्रोजन का 2 चाहिए था, ये अपना 2 पूरा किया, ये पूरा किया 2, ये पूरा किया 2, यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने 2 पूरा किया, यहाँ पे 2 पूरा किया। मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ आए।
तो हर हाइड्रोजन का भी पेट भर गया और हर कार्बन का भी पेट भर गया। तो आप बोल सकते हो अगर मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में बनाऊंगा तो कैसे बनेगा। ये तो मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाया, इलेक्ट्रॉन को शो किया, तो बॉन्ड की फॉर्म में कुछ ऐसा बनेगा। बॉन्ड की फॉर्म में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन की नीड थी उतने हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप बोल सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनको मैंने एक बॉन्ड से शो किया है। तो ये आपको क्लियर रहना है इस बात से प्लीज़। तो ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग, इसको ही बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन भी 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं डिटेल में समझेंगे। 2 तरीके से कैसे होते हैं। पहला होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अनसैचुरेटेड। देखिए अभी समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कार्बन की एक चेन थी, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, मान लो 4 कार्बन थे, तो अब कार्बन को कितने की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अगर 10 के 10 हाइड्रोजन इनके साथ में आके बॉन्ड बना लेते हैं तो इनको कुछ किसी और चीज़ से बॉन्ड बनाने की या खुद से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजीली ये अपना 8 कंप्लीट कर लेंगे, बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो जहाँ पे हाइड्रोजन की जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत हो उतने हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हों तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ गया। अगर जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन नहीं आते तो क्या होता। देखिए यहाँ पे मान लो 10 हाइड्रोजन नहीं आते, जैसे यहाँ पे तो चलो आगे 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस वाले कार्बन के पास में मान लो एक भी हाइड्रोजन नहीं आता और इसके पास हाइड्रोजन आ जाते, इसके पास हाइड्रोजन आ जाते, तो सबका तो अपना अपना क्या हो गया, आउटरमोस्ट शेल फिल हो गया। लेकिन इस वाले कार्बन का आउटरमोस्ट शेल फिल नहीं हुआ। तो इस केस में ये कार्बन क्या करेगा, अपने सामने वाले कार्बन के साथ में और पीछे वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे फिर डबल बॉन्डिंग होगी। जैसे ये सिंगल बॉन्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तभी जाके इसका अपना कंप्लीट होगा, आउटरमोस्ट शेल फिल होगा कंप्लीटली। तो जब इस वाले कार्बन ने पीछे वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्डिंग की, ठीक है, तो एक मिनट, लेट मी इरेज दिस, ये कुछ इसको, हाँ, डबल बॉन्डिंग की, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग आप बोल सकते हो, या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। तो यहाँ पे या तो डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो। तो उस केस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जब या तो डबल बॉन्डिंग हो या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बात आ गई आपको समझ कि सैचुरेटेड का मतलब जब सिर्फ और सिर्फ जितने हाइड्रोजन की जरूरत हो सारे के सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सबका अपना अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो रहा हो और सिंगल सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन जब आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने की ज़रूरत पड़े कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सैचुरेटेड का मतलब जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने हाइड्रोजन की जरूरत हो उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, उसी केस में तो करेगा यार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन तो ये तो बनाना सीख लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट पे। अब मैं और डिटेल में समझाता हूँ हाइड्रोकार्बन को। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कोई फिगर बना के, डॉट स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ये एक कार्बन था, कार्बन को या फिर किसी भी एलिमेंट को यार एग्जिस्ट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक कार्बन के चारों तरफ। उसके साथ में एक और मान लेते हैं, एक और कार्बन यहाँ पे है, इसके यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है वो पीछे वाले के साथ में मान लो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये इनके पास में हाइड्रोजन आते हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा,
हाइड्रोजन अपनी भूख खत्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ये बना लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड बना लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड बना लिया, सिमिलरली इस हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से सारे के सारे हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डिंग करते जाएंगे। हाइड्रोजन की तो भूख खत्म हो गई पूरा का पूरा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, सी इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं पहले हम। तो ये वाला जो कार्बन होगा वहाँ वो अपना 8 कंप्लीट करेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया 8, तो इस कार्बन का पूरा 8 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से अपना पूरा करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का लेगा और एक ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के जो सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 8 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इस वाले कार्बन का भी अपना 8 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम इसको बॉन्ड की फॉर्म में कुछ ऐसे बना सकते हैं, कार्बन बॉन्ड 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 हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे आएगा, इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड हैं वो है सिंगल, और जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, फिर अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? चलो अनसैचुरेटेड को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए मान लो 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन सबके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह अगर कम आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आता है, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन आता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन आते हैं इस वाले कार्बन के पास, इसके पास में सिर्फ 1 ही आता है, और इसके पास में इनफ आ जाते हैं, जितने चाहिए 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब क्या होगा, हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे 8 तो कंप्लीट करेगा हर कार्बन। कैसे कर रहेगा इसको देखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन का पूरा 2, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ अपना 2 कंप्लीट करने के लिए आता है। तो इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, हर हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्बन की। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरीके से अपना 8 कंप्लीट करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे तो चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए बॉस, तो किस तरीके से वो कंप्लीट करेगा। तो जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं क्रिएट कर रहा, और इस वाले कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रिएट होगा, ओके। तो ये हो गया आपका 8 कंप्लीट। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी ये जो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो हेल्पफुल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस तरीके से क्रिएट करेगा। तो यहाँ सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आपको समझ आ गया। और ये तो सिंपल है ही, इसका तो पूरा हो रहा है, हो गया इस वाले का। तो यहाँ पे हर कार्बन, इसको अगर मैं बॉन्ड की फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे लिखा जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है, 3 बॉन्ड भी लगते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लेते हैं एक बार, ट्रिपल बॉन्ड कैसे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा दिए जाते तो यहाँ पे फिर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाते। तो ये बात होती है कि आप बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले तब बनते हैं जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, ये अनसैचुरेटेड केस में बनते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम नई चीज़ जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अच्छा, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखिए एल्काइल ग्रुप का यहाँ पे मैंने बहुत इजी सा एक डेफिनेशन लिख रखी है कि रिमूवल ऑफ द 1 हाइड्रोजन ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये है आपका, फॉर एग्जांपल ये एक
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सी एच एच एंड एच और यहाँ पे फ्री बॉन्ड, तो इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अभी हम जब नाम देंगे तो हम इसको सीखेंगे कि क्या कैसे इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कार्बन चेन है, ये सीधी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और पूरे जितने भी आपको हाइड्रोजन चाहिए वो लगे हुए हैं। तो ये मैंने एक नई सीरीज़ बनाई है, तो यहाँ पे ये कार्बन 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 की एक चेन है, यहाँ पे जितने भी आपको हाइड्रोजन चाहिए वो लगे हुए हैं। और लेकिन अलग से बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक और कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप लटका देता हूँ, दिस इज़ नोन एज द एल्काइल ग्रुप। इसको ही हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। मतलब कि कार्बन की चेन के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन आ जाना बीच में, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे। देखो यहाँ पे आएगा तो वो तो एक चेन में ही काउंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वो भी एक चेन में काउंट हो जाएगा। लेकिन बीच वाले कार्बन पे एक कार्बन का कोई भी एक ग्रुप आ जाना, उस ग्रुप को ही हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। समझ आ गया? तो समझ आ गया व्हाट इज़ द एल्काइल ग्रुप। अगर हम आगे देखेंगे तो इसका और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। देखिए, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि अब हम पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन के अंदर नाम देना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये मैंने कार्बन की चेन ली है। इस कार्बन की चेन का मैं आपको नाम देना सिखाऊंगा कि इसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका नाम देना सीखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर कहीं पे एक कार्बन है तो उसको हम मेथ बोलते हैं, METH। 2 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, 6 है तो हेक्स बोलते हैं, 7 है तो हेप्ट बोलते हैं, और 8 कार्बन की चेन है तो उसको ऑक्ट बोल देते हैं, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से आपको एक चेन याद रखनी है कि एक सिंगल कार्बन को, तो यहाँ पे कितने कार्बन है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि इसका नाम देना है आपको, तो नाम देने के स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप में आपको नाम देना सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन का नाम देना यहाँ पे हम सीख रहे हैं। जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ, पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, BUT। तो यहाँ पे हमने लिख दिया BUT। इसके बाद में दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है कि इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम नाम के, जैसे कि ब्यूट लगाया तो उसके पीछे हमको लिखना पड़ेगा वो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो लिखना पड़ता है हमें ANE। अगर डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच पूरी चेन में कहीं भी, तो हमें लिखना पड़ता है ENE। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको लिखना पड़ता है YNE। ओके, तो यहाँ पे सिंगल 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 बॉन्ड है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखनी पड़ती है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर हेयर, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट के पीछे क्या लिखना है हमें, ब्यूट के पीछे लिखना है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगता है, तो ब्यूटेन, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इसका नाम जो होगा वो होगा ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल पूछूँ तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, पॉज करो 1 मिनट। यहाँ पे पूरे के पूरे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इसका आपको नाम देना है, ठीक है, सॉरी हेयर। तो इसका नाम देना है आपको, तो पॉज करना है वीडियो और नाम देना है इसका। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑल आर द हाइड्रोजन, जितने भी मैंने यहाँ पे बॉन्ड लगाए हैं वो सब हाइड्रोजन आप बोल सकते हो। ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स की तरह यहाँ पे बॉन्ड को लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसका नाम क्या होगा, पॉज द वीडियो और आप नाम दीजिए। सबसे पहले स्टेप फॉलो करो, नंबर ऑफ द कार्बन, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन्स। तो 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं,
मैंने आपको बताया था, याद करो पिछली स्लाइड में क्या बताया। देखो 5 के लिए पेंट यूज़ करते हैं, PENT, 5 के लिए पेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पेंट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो हाउ मेनी कार्बन, 5, तो नाम क्या होगा इसका, PENT। अब दूसरा स्टेप होता है कि कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, सारे कार्बन के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, याद करो, ANE, तो नाम बनेगा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कार्बन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड वाला करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस, इसका नाम देना है, वही फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ कार्बन, मैथ एथ प्रॉप। तो प्रॉप यहाँ पे आपको इनिशियल नेम। तो पहला स्टेप आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन। देखो 3 कार्बन है तो प्रॉप, PROP, 3 कार्बन है तो प्रॉप हमें यूज़ करना पड़ेगा। और फिर दूसरा स्टेप होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन, तो नाम बनेगा प्रॉप इन। ठीक है, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपका नाम क्या होगा, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो PROP। और प्रॉप डबल बॉन्ड है तो ENE, तो नाम बनेगा प्रॉप इन। तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हो। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग इस तरीके से होती है। तो नेमिंग बहुत ज़रूरी है, नेमिंग एग्जाम में पूछी ही जाती है, 100% पूछेंगे आपसे नेमिंग। इसके बाद में अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो किस तरीके से, मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेता। अब इसकी नेमिंग करनी है, दिस इज़ एग्जांपल। ठीक है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व। इसको देखो कैसे करेंगे, अगर आपने कर लिया तो। पहला स्टेप नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो BUT है ना, ब्यूट। दिस इज नॉट बट वी यूज हेयर ब्यूट। अब देखते हैं सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं YNE। अब देखो मैं यहाँ पे ये आगे वाली चीज़ लगा रहा हूँ, पीछे वाली चीज़, तो इसको बोलते प्रीफिक्स, इसको बोलते सफिक्स। याद रखना है, ये है आपके सारे प्रीफिक्स, नाम के पहले लगने वाले, आपको पता होगा। ये है आपके सफिक्स, पीछे लगने वाले। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, इन, आइन लगते हैं। और कार्बन के लिए मैंने आपको बताया पूरा लिस्ट। लेकिन एक और अगर मैं नेमिंग देना चाहूँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन की चेन है, सिंपल तो हमने सीख लिया, लेकिन हमने एक एल्काइल ग्रुप सीखा था, याद होगा आपको। एल्काइल ग्रुप का अगर मुझे नाम देना है तो किस तरीके से दूंगा। मान लो एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कोई एक कार्बन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कार्बन चेन में एक कार्बन, और उसके यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और ये 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए हर कार्बन के 4 बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर गलत है। इसका नाम क्या होगा, आपको इसका नाम देना ट्राई करो। देखो सबसे पहले तो जो प्रॉपर चेन है ना ये वाली, उसका नाम क्या होगा, इसका हम बाद में देंगे, इसका नाम हम अलग से देंगे, क्योंकि ये चेन के लटकी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो किस तरीके से इसका नाम देते हैं मैं आपको एक बता देता हूँ, फिर आपको दे रहा है। देखिए मेथ एथ प्रॉप ब्यूट है ना, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, नाम क्या होगा, ब्यूट एन। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या। देखिए ये कितने कार्बन से मिलके बना हुआ है, सिंगल कार्बन से। तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये तो हमको पता है। तो सिंगल कार्बन से अगर मिलके बनाया होता है तो उसको बोलते हैं मिथाइल। ओके, मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ब्यूटेन। तो नाम क्या होगा इसका, मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ये नाम होगा इस स्ट्रक्चर का। अगर यहाँ पे C2 होता, 2 कार्बन होते तो नाम होता इथाइल ब्यूटेन, 3 होता तो प्रोपाइल ब्यूटेन। इस तरीके से नाम देना है। अगर किसी भी प्रॉपर चेन के साथ में कोई एक अलग से कार्बन का बॉन्ड लगा हुआ है तो उसका नाम इस तरीके से एल्काइल ग्रुप की फॉर्म में हमें देना होता है। आई थिंक आपको हाइड्रोकार्बन का नाम देना आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन,
लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कार्बन चेन के अंदर कोई और चीज़ आ जाती है तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि आपकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देती हैं कार्बन के कंपाउंड की। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं हेलो फंक्शनल ग्रुप, HALO। ये क्या होते हैं? देखिए, हेलो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये कार्बन की चेन में लग जाते हैं, इनको ही बोलते हैं हेलो फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि क्लोरीन लग गया, उसी तरीके से अगर किसी भी एक कार्बन चेन के बाद में ब्रोमीन लग गया Br, अगर एक कार्बन चेन के बाद में यहाँ पे आयोडीन लग गया, तो इनको बोलते हैं क्या? हेलो फंक्शनल ग्रुप, HALO। तो देखिए किस तरीके से नेमिंग को चेंज कर देते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को तो चेंज करते ही करते हैं, साथ में जो आप कार्बन चेन की नेमिंग देते हो उसको भी ये चेंज कर देते हैं। किस तरीके से चेंज कर देते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नेमिंग में चेंज आएगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर वाले का ही नाम दे के देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे पूरे के पूरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेट मी इरेज द रिमेनिंग पार्ट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, और अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो ब्रोमीन, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल। तो अगर इसका नाम देना होगा तो नाम क्या होगा? केमिकल फिजिकल चेंज के साथ में नेमिंग में भी चेंज आएगा, राइट? तो नाम क्या होगा? इस कार्बन चेन का नाम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो नेमिंग होगी वो होगी मेथ एथ प्रोप, ठीक है। तो नाम होगा Br के लिए, मतलब ब्रोमीन के लिए यूज़ करते हैं ब्रोमो, क्लोरीन के यूज़ करते हैं क्लोरो, और आयोडीन के लिए यूज़ करते हैं आयोडो। तो नाम होगा ब्रोमो प्रोपेन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है ANE। तो नाम में चेंज क्या आता है? आपका सफिक्स एक और ऐड हो जाता है फंक्शनल ग्रुप वाला। तो ब्रोमो पीछे भी लग सकते हो, प्रोपेन ब्रोमो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ब्रोमो प्रोपेन। आयोडीन होता ब्रोमीन की जगह, यहाँ पे मान लो आयोडीन होता, यहाँ पे आयोडीन होता तो नाम आ जाता आयोडो प्रोपेन। क्लोरीन होता तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो क्लोरोप्रोपाइन या प्रोपीन, ठीक है। इस तरीके से नाम होता, सिर्फ इनका नाम ऐड हो जाता है। तो ये पहला हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप हेलो फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल का मतलब क्या होता है? देखिए, एल्कोहल का मतलब है कि कार्बन चेन में अगर क्या लग जाए, OH लग जाए। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक कार्बन की चेन है। किस तरीके से? दिस इज़ अ कार्बन चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे लग जाता है मान लो OH, ठीक है। दिस इज़ OH और दिस OH इज़ नोन एज एल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो देखो, कॉमन अगर नाम देते तो क्या होता? मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन नाम होता। लेकिन OH लगने की वजह से नाम के अंदर क्या चेंज आता है? नाम के पीछे ओल लग जाता है, OL। दिस OL विल बी एड हेयर। तो नाम क्या होगा? कॉमन नेम तो क्या होता? प्रोपेन, प्रोप एन। लेकिन यहाँ पे OH लगने की वजह से नाम के पीछे क्या लग जाता है? OL। तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लूँ, उसको आपको खुद को नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग क्या होगी? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। देखो इसकी नेमिंग क्या होगी। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन नाम जो देते हैं कार्बन कार्बन का, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। ब्यूट डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूट इन, ENE। और OH लगा हुआ है तो जो पीछे आएगा वो ओल लग जाएगा, यहाँ पे ओल। तो नाम होगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। ब्यूटीनऑल, ठीक है, ब्यूटीनऑल। तो इस तरीके से अल्कोहल बोलते हैं जब लास्ट में OH लग जाता है। तो याद रखना है, द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल इज OH। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। अगला आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप कैसे पहचानते हैं हम? ये कार्बन की कोई एक चेन है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन की चेन है। अगर इस कार्बन की चेन के अंदर क्या लग जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COH। अगर कार्बन चेन में ये आपको मिल जाए COH एक साथ, जैसे COH किस तरीके से? इस तरीके से, C के डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं एक नाम देना चाहूँ तो यहाँ पे जो लास्ट में नाम लगेगा, नाम के लास्ट में सफिक्स वो AL लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम चेन बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, वन मोर कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ओके, कंप्लीट करते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसका आपको नाम देना है। तो देखिए ये जो आपने फंक्शनल ग्रुप देखा COH, तो तुरंत समझ जाना है कि एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम जो होगा वो कैसे होगा, 1 कार्बन, ये भी काउंट होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, 4 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हेयर ब्यूट, ब्यूट तो ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये भी ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के लिए AL लगाते हैं तो ब्यूटेनेल, ठीक है। तो दिस इज़ द नेम, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आप एल्डिहाइड का ही, उसका आपको खुद को नाम दें। व्हाट विल द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। तो देखते हैं अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम किस तरीके से होगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो नाम होगा PENT, पेंट तो ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड है तो इन, पेंट ENE, इन। और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी है तो एल लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा ALE, तो क्या बन गया, पेंटेनील। ओके, तो इस तरीके से आपको नाम देना है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। मूव करते हैं अगले आपके फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप समझ तो आ रहा है कि क्या होता है। आई नो ये लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन ये लेक्चर आप हर डाउट को क्लियर करेगा। प्लीज़ इसको अच्छे से कंप्लीट लेक्चर को देखें। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप देखने वाला है कीटोन। तो कीटोन को पढ़ने से पहले मैं सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू। चलो कीटोन को देखते हैं। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन का स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, एक बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको कीटोन का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब कीटोन के लिए नाम क्या रखा जाता है, कीटोन के लिए नाम में ONE, ऑन ऐड किया जाता है। वैसे तो 1 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन साउंड करेगा ये। तो इसका एक स्ट्रक्चर और फिर नेमिंग करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। ये देखिए बड़ी खास बात होती है कीटोन की, दोनों तरफ बॉन्डिंग है तो बीच वाले कार्बन पे ही आपको ये मिलेगा। तो 1 2 3 4, इस कार्बन का तो पूरा 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। रिमेंबर, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रोप, PROP, प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो प्रोप एन, और लास्ट में लगेगा ऑन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, सब चीज़ें मिला देनी है आपको। तो इस तरीके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको आपको खुद को कर। अच्छा, इसका नेम देते हैं इसका। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट, एन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन है, ये दिख गया आपको कीटोन, तो यहाँ पे लगेगा ब्यूटेन ऑन, ONE, तो नाम आ जाएगा ब्यूटेनॉन। तो इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये जो अगला फंक्शनल ग्रुप है जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे, ये इस तरीके से आपको मिलेगा, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड सिंगल OH। ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का, आप बोल सकते हो कि पहचानने का एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप का तरीका है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, या फिर दूसरा तरीका है COOH, तो इसको भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। सफिक्स के फॉर्म में क्या लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सफिक्स ओइक एसिड, OIC एसिड। ठीक है, ओइक एसिड आपको लिखना पड़ेगा सफिक्स की फॉर्म में। तो ये कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक कार्बन, और जो कार्बन होगा उस पर ही आपको डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH मिलेगा। तो इस कार्बन का तो देखो 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा, देना है आपको, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन, क्यों सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेनोइक, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। गॉट द पॉइंट।
किस तरीके से नाम देते हैं हम। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका नाम आपको खुद को देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या होगा। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो PENT, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANEN, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो यहाँ होगा ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। रिमेंबर द नेम, कैसे देते हैं हम, प्लीज़ याद रखना है आपको, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइसोमर्स। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको आइसोमर्स को समझाऊं तो देखिए मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, और दोनों के दोनों फॉर्मूलाज में आप डिफरेंस देखना और कॉमन चीज़ देखना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि दोनों में क्या कॉमन है और क्या अलग है। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कॉमन है, वो क्या है, ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे ये दोनों के दोनों अलग नाम के हैं, इसको बोलेंगे क्या, पेंटेन बोलेंगे, बिल्कुल। इसको क्या बोलेंगे, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, इसको बोलेंगे मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ऊपर एक अलग से यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम होगा पेंटेन। लेकिन दोनों में एक बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, ध्यान से देखो क्या है। दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, मतलब C4H12, ठीक है। फॉर्मूला तो ये हो, स्ट्रक्चर ये हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। इसके अंदर भी C5 1 2 3 4 5, H कितने हैं, 12, H12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऐसे पेयर्स जिनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो ना, दिस इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम हो, तो ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ये दोनों आइसोमर है, समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जब हम बनाएं वो अलग अलग हो। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा इसका, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। नाम भी अलग अलग होंगे, नेम और स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन फॉर्मूला सेम हो। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैंने जो निकाला C5H12, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं, CnH2n+2, एक होता है CnH2n, और एक फॉर्मूला होता है आपका CnH2n-2। अच्छा, ये कब काम आता है, ये कब काम आता है, और ये कब काम आता है। देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट, वो काम आता है जब आपका सिंगल बॉन्ड हो आपकी सीरीज़ के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपका अनसैचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये कब काम आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड मतलब एन मिले तो आपको ये, अच्छा ये काम क्या आता है भाई, ये काम आता है कि आपको अगर पता है कि कार्बन कितने हैं तो हाइड्रोजन निकालने के काम आता है। दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको ये आ जाता है, कई बार पूछ लेता है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर लगा हुआ है कहीं पे भी तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन निकालने के, बेसिकली ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के काम आता है जब आपको कार्बन पता हो और हाइड्रोजन निकालना हो, बस, और कोई भी काम नहीं आता है ये। तो ये आइसोमर और ये फॉर्मूला आपको देख लेना है एक बार। आइसोमर तो याद रखना ही है आपको कि जिसके फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर और नाम अलग अलग हो, उन दोनों पेयर्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे देखेंगे होमोलॉजियस सीरीज। अच्छा, होमोलॉजियस सीरीज बेसिकली होती क्या है यार। होमोलॉजियस सीरीज को हम देखेंगे, मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें बनाऊंगा, आपको तुरंत 1 सेकंड के अंदर समझ आ जाएगा। देखो होमोलॉजियस सीरीज क्या होती है। होमोलॉजियस सीरीज में मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि बेसिक, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी एक सीरीज जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस हो, जैसे मैथीन CH4 होता है और इसमें CH2 जोड़ूंगा तो एथेन, ठीक है। और उसके बाद में प्रोपेन, तो इन सारे के सारे सब में कितने का डिफरेंस है, CH2 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 का।
this is the CH4, this is the C2H6, this is the C3H8. तो this series is known as homologous series. अच्छा, एक और ख़ास बात होती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलरली बराबर ही होती है, मतलब इक्वली होती है. तो homologous series is nothing but the series in which the difference of the successive is CH2. मतलब कि CH4, C2H6, C3H8, C4 और H10, इस तरीके से ये एक सीरीज़ में लिख दूँ तो ये एक सीरीज़ होगी, ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर जो सक्सेसिव का जो डिफरेंस होगा वो CH2 के बराबर होगा. एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो आने वाले और आगे और पीछे वाले कार्बन कंपाउंड के बीच में, उस सीरीज़ को हम होमोलॉजियस सीरीज़ बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. अब देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. तो सबसे पहला देखेंगे कंबशन, बर्निंग या जलना. ठीक है, तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे CH4 मैथेन को जलाऊंगा. अब आपको पता है कि जलने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगा. तो O2 की प्रेजेंस में ये हुआ बर्न, तो आपको रिजल्टेंट वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी. तो बर्न का मतलब हीट का साइन आपको पता है ट्रायंगल होता है. तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगी, मतलब कि कंबशन होने के बाद में जो वैल्यूज़ मिलती है वो होता है CO2 प्लस H2O वाटर प्लस हीट प्लस लाइट. ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ मिलती है. CH4 क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है. इसको अगर आप बर्न करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है, तो आपको CO2 मिलेगा, पानी मिलेगा H2O, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगी. याद रखना है कि आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो ये होंगी. उसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं. नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कोई भी एक कार्बन कंपाउंड, जैसे कि आपने CH4 का रिएक्शन अगर आपने क्लोरीन के साथ करवा दिया तो क्लोरीन हाइड्रोजन का हटा के और उसकी जगह बैठ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन ले लेते हैं. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 1 हेयर एंड 1 हाइड्रोजन इज हेयर. अगर क्लोरीन और क्लोरीन डबल है तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में इस तरीके से मिलेंगे. तो यहाँ से एक HCl निकलेगा और ये वाली जगह खाली हो जाएगी. तो यहाँ पे कौन आके बैठेगा, ये वाला जो क्लोरीन है वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा. दिस क्लोरीन विल बी सिट हेयर. तो ये किस तरीके से वैल्यू बनेगी, ये बनेगा यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन. इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट होता है. प्लस में क्या बनेगा, HCl. तो कोई भी आपका कार्बन कंपाउंड हो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बनेगा, प्लस में यहाँ पे एसिड बनेगा. ठीक है, तो याद रखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर. मूव करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ. देखो ध्यान से देखो, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हमें कोई भी एडिशन करना है. अब एडिशन किसका करेंगे, कोई भी आपके पास में अनसैचुरेटेड, जिसके अनसैचुरेटेड मैंने बताया कि डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, बेसिक हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की क्या है, कमी है. तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा. जब हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है, किसी भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है. जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं हम निकल कैटलिस्ट जो होता है, एक कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को तेज कर देता है और प्लस में हीट दोनों लेते हैं और हाइड्रोजन का उसके ऊपर क्या कराते हैं, शावर कराते हैं. किसके ऊपर, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर. तो ये किस तरीके से जुड़ेगा, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और फिर उसके बाद में ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ में बैठ जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. तो इस तरीके से आपका बनेगा. इस प्रोसेस को भी बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन. अच्छा, ये प्रोसेस कमर्शियली कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपने कभी डालडा नाम सुना है, डालडा घी. ठीक है, तो जो ऑयल होता है ना, ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. ऑयल को डालडा बनाने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसमें प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. हाइड्रोजन ऐड करेंगे ऑयल में निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में यहाँ पे डालडा आता है और डालडा सैचुरेटेड होता है. ठीक है,
तो हम कमर्शियली कहाँ यूज़ करते हैं? ऑयल से डालडा बनाने के जगह। डालडा क्यों बनाया गया जाता था? डालडा इसलिए बनाया जाता था कि जो ऑयल होता था वो ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल होता था, तो हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ इसलिए डालडा बनाया जाता था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो है एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल का अगर मैं देखूँ तो ये एक तरीके से आपका जो वाइन होती है, जो दारू होती है, उसको ही हम एथेनॉल बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स को डिटेल में देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो उसमें से पहला है एथेनॉल। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखूँ तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस दिखता है। प्लेजेंट इसकी स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, इसका लो बर्निंग पॉइंट होता है, 78 डिग्री सेल्सियस इसका बर्निंग पॉइंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, देखो क्या होता है कि एथेनॉल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, मैथ एथ OH ऑल, तो मैथेनॉल एथेनॉल हो गया ये, ठीक है, एथेनॉल। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आप इसका नेमिंग कर ही सकते हो, मैथेन ऑल, समझ आ गया, मैथेन प्लस ऑल। तो अब इसकी ऑक्सीजन की रिएक्शन से रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले C2H5OH का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करवाऊंगा तो बेसिकली ऑक्सीजन से करवाऊंगा O2 से, तो ये जलने लग जाएगा। जलने मतलब बर्न हो जाएगा। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो क्या बनता है? तो आपको पता है कि क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट प्लस लाइट। तो इस तरीके से ये कंबशन ही हो गया एक तरीके से ऑक्सीजन में। लेकिन ये तो ऑक्सीजन में बर्न करना हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करूं तो यहाँ पे O2 से रिएक्शन ना करवा के हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी किससे? ऑक्सीजन, सिर्फ O से, मॉलिक्यूल नहीं, एटम से। तो कैसे करवाते हैं देख, यहाँ पे हम करवाएंगे C2H5OH। अभी तो हमने बर्न करवाया था, अभी हम ऑक्सीजन सिर्फ एक एटम से करवाएंगे। आपको पता है जब भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो आप कुछ मत करो, आप KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, KMnO4। इसको पोटेशियम परमैंगनेट से भी नाम से जाना जाता है। तो ये ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये बोल सकते हो कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे देता है इजीली। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? C2H5, ठीक है, C2H5OH। देखो यहाँ पे OH है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो ये ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3COOH में, मतलब एथेनोइक एसिड में। अच्छा, किस तरीके से हुआ ये? चलो इसको डिटेल में समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखो वीडियो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, समझाऊंगा तो लंबी बनेगी, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखें। तो अगर मैं ये इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाऊंगा, और ऑक्सीजन तो इन्फिनिटी आते हैं KMnO4 से, तो जो एक ऑक्सीजन होगा वो तो ये दोनों हाइड्रोजन को लेके निकल लेगा। तो यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा? यहाँ पे रिलीज़ होगा H2O रिलीज़ होगा इन दोनों से। उसके बाद में यहाँ पे ये दो बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और इन दो बॉन्ड से एक ऑक्सीजन आके चिपक जाएगा। तो ये क्या बनेगा? पहली वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, दूसरी वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ये OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड। रिमेंबर दिस थिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब इसकी रिएक्शन, एथेनॉल की रिएक्शन, C2H5OH की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से करवाता हूँ, Na से करवाता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5ONa, जिसका नाम होता है सोडियम एथोक्साइड, C2H5ONa। Na प्लस होता है, O माइनस होता है, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में अगर मैं हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनता है, ठीक है, रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो जो ये ऑक्सीजन है वो इस H2 के साथ में निकल जाएगा और यहाँ पे H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे H2O बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे आपके पास में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं? एथीन, ठीक है, एथीन बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ में आपका एथेनॉल का। अब देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता है आपका, देखिए जो स्मेल आती है कई परफ्यूम में वो एस्टर की वजह से आती है ना, तो आप बोल सकते हो कि एस्ट्रिफिकेशन कैसे होता है। एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी बोलते हैं। कैसे होता है? दो चीज़ों को आप रिएक्ट करवा दो, एक तो C2H5OH प्लस में CH3COOH, मतलब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए एस्टर का फॉर्मेशन होता है, पहले मैं आपको यहाँ पे CH3CH2OH, ठीक है, पहले ये लिख लिया आपने, प्लस में COOH को मैंने आगे लिख लिया इधर, प्लस में CH3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को रिएक्शन करवाऊंगा तो इन दोनों में से कुछ नहीं करना, बस वाटर बाहर निकाल देना आपको, H2O। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये बाहर निकल जाएंगे, H2O बाहर निकल जाएंगे। तो जो चीज़ बचेगी वो एज इट इज़ आप कनेक्ट कर दो, लाइक दिस, CH3 CH2 बॉन्ड O एंड दिस C और CH3 प्लस में जो H2O बाहर निकला वो, तो दिस इज कॉल्ड द एस्टर। कुछ नहीं करना आपको, एक को उल्टा रखना है, एक को सीधा ही रखना है और बस H2O बाहर निकाल देना है। दिस H2O विल बी मूव आउट और ये पानी निकलेगा और प्लस में सीधा का सीधा एज इट इज़, देखो एज इट इज़ आपको लिख देना है, एज इट इज़ आपको लिखना है और जो वैल्यू बचेगी वही आपकी एस्टर होगी। दिस वैल्यू इज योर ESTER, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रिफिकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट मूव करते हैं एथेनोइक एसिड पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। देखिए एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कलरलेस होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, ऑफ कोर्स एसिड है तो सॉर ही होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपके एथेनोइक एसिड की, ठीक है। एथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूले की, तो CH3COOH इज अ फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है एथेनोइक एसिड का, याद रखना है, CH3COOH। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको एथेनोइक एसिड के साथ में 3 रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, NaHCO3 के साथ में, Na2CO3 के साथ में, NaOH के साथ में। तो इनकी एक कॉमन बात मैं आपको बता देता हूँ, जब ये तीनों रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बनाते हैं जिसका नाम होता है CH3COONA, ठीक है। यहाँ पे भी CH3COONA, सिमिलर विद दिस CH3COONA, प्लस में CO2, प्लस में CO2, प्लस में यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा। प्लस में H2O, प्लस में H2O, लेकिन यहाँ पे H2O तो बनेगा, यहाँ पे H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से आपसे रिएक्शन होती है। अच्छा, इनका नाम क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन। तो इन तीनों का नाम होता है सोडियम एथेनॉइट, आपको याद रखना है, सोडियम एथेनॉइट, ठीक है। इन तीनों का नाम तो आप बोल सकते हो कि सोडियम की किसी भी चीज़ के साथ में आप रिएक्शन करवाओ, यही आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यही समझाया। तो इसके साथ में रिएक्शन करवाने पे आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है, इसको ट्रिपल स्टार दे दो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट होते क्या हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोप की। तो मैं आपको बता देता हूँ सोप क्या होता है। फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन का फैटी एसिड होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। लंबी कार्बन चेन होती है, उस कार्बन चेन को ऐसे शो किया जाता है दिस, और जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है।
ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे के सारे कार्बन है। लेट मी अगेन ड्रॉ दिस इस तरीके से, ठीक है। तो COONA, तो Na+O-, तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट, सोप, ठीक है, इसको सोप बोलते हैं। सोडियम सॉल्ट है क्योंकि Na आ रहा है, और लॉन्ग चेन है, ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन हो वो भी किसमें, सोडियम में, तो उसको हम सोप बोलते हैं। याद रखना है कि लॉन्ग चेन ऑफ द सोडियम, फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन जो कि सोडियम सॉल्ट्स की फॉर्म में होती है, उसको हम सोप बोलते हैं। याद रखना है सोप क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये बनते कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है सोप का। देखिए, अगर आपको सोप बनाना है तो बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आप कोई भी एक फैट ऑयल लो, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल आते हैं, फैट ऑयल लेने के बाद में उसके अंदर डालो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन के साथ में COONA, ठीक है, प्लस में H2O। तो ये जो होगा वो ही आपका सोप होगा, ठीक है। तो सोप बनाने के लिए फैटी एसिड्स या फिर फैटी ऑयल्स प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें लॉन्ग चेन में एक सोप मिलता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सोप बनाने का ये तरीका ठीक है। अच्छा, कुछ इसके वो होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, जिनकी वजह से डिटर्जेंट की डिस्कवरी हुई, क्योंकि ये कुछ चीज़ों में, कुछ कंडीशंस में आपके क्लॉथ को साफ़ नहीं कर पाता। तो सबसे पहले देखते हैं कि साफ़ करता ही कैसे है। चलो डिटेल में देखो। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर हम देखेंगे कि ये किसी भी कपड़े को साफ़ कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़े पे यहाँ पे तेल लगा हुआ है, ये तेल लगा दिया मैंने, ऑयल लगा दिया, क्योंकि ऑयल एक गंदगी का एक बड़ा रूप है। तो क्या होता है, जो आपका फैटी एसिड होता है उसके अंदर ना दो एंड होते हैं। एक एंड होता है COONA, इसको हम आयनिक एंड बोलते हैं, और एक होता है आपका कार्बन का। तो जो ये वाला जो एंड होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, और ये वाला जो एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी में मिलने वाला और पानी में नहीं मिलने वाला, पानी में मिलने वाला, पानी में नहीं मिलने वाला। तो पानी में नहीं मिलता तो ऑयल में मिल जाता है, ऑयल में ऐड हो जाता है, ये ऑयल में ऐड नहीं होता। तो जैसे ही मैं इसको कपड़े के ऊपर डालता हूँ तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, ये वाले हिस्सा तो पानी में मिल जाता है और ये वाला हिस्सा इस ऑयल में मिल जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से COONA, राइट, Na, इस तरीके से ये एक मिसेल फॉर्मेशन ले लेता है, इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, ओके। और ये ऑयल डर्ट है, इस तरीके से चारों तरफ से इसको घेर लेता है, और ये क्या करता है, पानी में मिला हुआ हिस्सा इसको खींच के और कपड़े से बाहर निकाल देता है। तो ये एक क्लींजिंग एक्शन हो गया, क्योंकि इस तरीके से सोप अपने आप को क्लीन करता है, अपने कपड़े को क्लीन करता है। तो अब लिमिटेशंस देख लेते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो लिमिटेशंस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर वर्क नहीं करता। अब दिमाग में आता है कि हार्ड वाटर होता क्या है, एक पानी जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। जैसे ही हम हार्ड वाटर में कोई भी क्लॉथ डालते हैं तो वो साफ़ नहीं कर पाता, कौन, सोप। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो सोप, ये जो होता है सोप होता है COONA, यहाँ पे Ca और Mg होने की वजह से ये अपना एक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन फिर हमने क्या लिया, यहाँ पे एक नया तरीके का सोप लिया जिसके यहाँ पे COO नहीं होके SO4, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन और सोडियम था। ये आपका डिटर्जेंट होता है, ठीक है, दिस इज डिटर्जेंट। अब इस डिटर्जेंट में क्या होता है कि जैसे आप इसको पानी में डालते हो तो ये पानी में प्रेजेंट कैल्शियम जो होता है वो SO4 के साथ में मिल जाता है, तो CaSO4 बन जाएगा यहाँ पे, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा अपना क्लींजिंग एक्शन स्टार्ट कर देता है। तो डिटर्जेंट और साबुन में, मतलब सोप में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे COONA होता है और यहाँ पे डिटर्जेंट में SO4Na होता है। याद रखना, SO4Na डिटर्जेंट में होता है और सोप के अंदर COONA होता है। तो दो ये मेजर डिफरेंस होते हैं। तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं और वीडियोस मैथ्स की भी लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।